हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जाने थे और ये जो मास्टर क्लास है इसमें मैं लाइव एग्जांपल से लाइव जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वहाँ से जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा और उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगी, वो पूरी की पूरी जो नॉलेज है और ये जो एक्सेल फाइल है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसको जो है ज़रूर देखिएगा और सिर्फ 1 घंटे में आप जान पाएंगे एंड टू एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो एग्जांपल आ रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 20 एंट्रीज आ रही है। मैंने 20 ट्रांजेक्शन्स को जो बिजनेस में हुई है उसे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। हम इन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री पास करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स के जरिए जो हमने अपनी पुरानी क्लासेस में सीखा है। पहली एंट्री आ रही है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,50,000। मतलब कि आपने बिजनेस को शुरू करा है। अब जब भी बिजनेस शुरू होता है तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में कैश अकाउंट बढ़ेगा और इसीलिए हमने कैश को इंक्रीज कर दिया है और 1.5 लाख रुपए से हमने उसको डेबिट कर दिया। जिन लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि कैश डेबिट क्यों हो रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं जो है अकाउंटिंग रूल्स अभी तक जो है याद नहीं हुए। जब भी हमारा कोई एसेट बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और जो कैश है उसका जो नेचर है वो एसेट का होता है, क्योंकि इससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा अकाउंट जो इसका इंपैक्ट हो रहा है वो है कैपिटल। रीजन ये है कि बिजनेस का खुद का कुछ नहीं होता है, तो जब बिजनेस को शुरू करा तो ओनर ने शुरू करा, इसके लिए ओनर ने कैपिटल लगाई। ये जो कैपिटल है ये अल्टीमेटली जो है ओनर्स फंड या स्टॉक होल्डर्स फंड होता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं बट चीज एक ही है, कैपिटल, स्टॉक होल्डर्स फंड या शेयर कैपिटल अगर कंपनी में शेयर्स हैं तो। ये जो कैपिटल है बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी साइड पर आती है, क्योंकि बिजनेस को ये लौटाना होता है। यानी ओनर ने जो 1.5 लाख रुपए दिए उसे बिजनेस लौटाएगा और इसके लिए कैपिटल को लाइबिलिटी हम मानते हैं। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। ये जो रूल्स मैंने आपको करवाए हैं, जिन्हें ये रूल्स क्लियर नहीं है उन्हें हर बार एंट्री में दिक्कत होगी, बट जिन्होंने अपने आप से एक भी एग्जाम्पल कर लिया या मेरे साथ ये एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया तो वो आराम से जो है समझ पाएंगे। और 1-2 बार सेम चीज की प्रैक्टिस करके, यू डू नॉट हैव टू डू न्यू क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस वन क्वेश्चन 2 or 3 टाइम्स बाय जस्ट हाइडिंग द आंसर्स एंड थिंकिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द सेम वे विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस। तो पहली एंट्री आपके पास हो गई, कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया। कैश क्योंकि एसेट था इसके लिए उसको डेबिट करा है और कैपिटल जो एक लाइबिलिटी साइड पर आती है इसलिए उसे हमने क्रेडिट करा है। सेकंड जो इसकी एंट्री आ रही है वो आ रही है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000 रुपीज। जब भी आप सामान को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो परचेज अकाउंट जो है बढ़ेगा और परचेज अकाउंट जो है यहाँ पर बढ़ गया और इसके लिए डेबिट हो गया। परचेज अकाउंट आपका एक तरह से एक्सपेंस है, क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ जो भी आपने परचेज करा है उसे आप सेल कर देंगे, तो जब सेल करेंगे तो वो होगा रेवेन्यू और सेल करने के लिए जो खर्चा करा यानी कि परचेज वो होगा एक्सपेंस। एंड एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है, इसके लिए यहाँ पर हम इसको डेबिट कर रहे हैं। क्योंकि ये मैंने कैश में नहीं खरीदा है, मैंने मनीषा से खरीदा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस ने जो सामान खरीदा उसे परचेज में तो डाल दिया, साथ में मनीषा को पैसा अभी लौटाना पड़ेगा, दिया नहीं है। इसलिए जो मनीषा है वो मेरी लाइबिलिटी है। मतलब कि जो उसका नेचर है वो है ट्रेड पेबल्स का या क्रेडिटर्स का। अब ये जो वर्ड्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स एंड क्रेडिटर्स वन एंड द सेम थिंग। और जो मनीषा है वो क्या है, वो मेरा ट्रेड पेबल या क्रेडिटर है और 36,000 से मैंने उसको इंक्रीज कर दिया। सिमिलरली यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री आ रही है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। अब यहां पर जब स्टेशनरी परचेज करी है तो स्टेशनरी जो मैं परचेज करूंगा उसे बिजनेस में यूज कर लूंगा। इसके लिए ये जो मैंने खर्चा करा है ये मेरा एक्सपेंस है और स्टेशनरी में मैंने 2,200 डाल दिए, क्योंकि ये मैंने कैश से खर्च करा है। इसके लिए मैंने लिख दिया टू कैश 2,200। अगर एंट्री को आप समझेंगे डेबिट क्यों हुआ और क्रेडिट क्यों हुआ तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी अकाउंट जो है वो खर्चे का अकाउंट है और खर्चे का अकाउंट बढ़ने पर डेबिट होता है। वहीं दूसरी तरफ मेरा कैश जो कि अगेन एक एसेट अकाउंट है, क्योंकि कैश जो मेरे पास पड़ा हुआ है आज के टाइम पर उससे मैं फ्यूचर में बेनिफिट कमा सकता हूं। तो कैश मेरा एक एसेट अकाउंट है और एसेट अकाउंट कम हो रहा है तो कम होने पर वो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 2 अप्रैल 2017 को आपने जो है एक बैंक अकाउंट ओपन करा है SBI में। तो जब भी आप बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे तो बैंक आपका बढ़ेगा।
तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर बैंक को डेबिट कर दिया। डेबिट क्यों करा है? मैंने बढ़ाया है। बैंक अकाउंट जो है मेरा एसेट होता है और बैंक अकाउंट क्योंकि प्लस हो रहा है इसके लिए मैं इसको डेबिट करूंगा। अब क्योंकि मैंने एक फ्रेश अकाउंट खोला है तो जाहिर सी बात है मैंने कैश जमा कराया होगा, यानी कि कैश निकाला होगा, कैश को कम किया होगा और बैंक में डाला होगा। तो बैंक में डाला, उसे तो मैंने प्लस कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि ये एसेट है। और वहीं दूसरी तरफ कैश भी मेरा एसेट ही है पर वो कम हो रहा है, तो इसके लिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं 3 अप्रैल 2017 का। 3 अप्रैल को जो है गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 46,000 रुपीज़। अब यहाँ पर मैंने एक्चुअली में सेल करी है। जो मैंने सेल करी है वो कैश में नहीं करी, मैंने किसे सेल करी है? एक व्यक्ति को सेल करी है जिससे मुझे पैसा बाद में लेना है। तो इसके लिए मेरे डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स उनको बोलते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है। अगर 10 जनों को हमने सामान बेचा है और उनसे हमें पैसा लेना है तो 10 जने मेरे ट्रेड रिसीवेबल डेटर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो सिमिलरली यहाँ पर मैंने जो है सेल करी है, प्रिया को करी है। प्रिया जो है वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है और ट्रेड रिसीवेबल यानी जो रिसीव करना है वो मेरा एसेट होता है, क्योंकि जब भी आप किसी से रिसीव करेंगे कुछ या जिस पे आपका हक है और फ्यूचर में आप वो रिसीव कर सकते हैं, दैट इज एसेट। और एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है, इसके लिए जो प्रिया है उसे हम डेबिट कर रहे हैं। टू सेल्स, क्योंकि मेरी सेल्स हुई है। सेल्स का मतलब रेवेन्यू, जो कि मेरा इनकम साइड पर आता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो इनकम जब बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो इसके लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। जब भी हम ये जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो हमेशा हम डेबिट साइड ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट को जो है नीचे लिखते हैं। जितनी भी चीज़ें डेबिट हो रही है उसे ऊपर लिख दिया, बाकी चीज़ों को हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं रिसीव्ड अ चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया। प्रिया ने जो है 16,000 का हमें चेक दिया है। क्योंकि चेक दिया है इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जो है पैसा जाएगा और बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया 16,000 से। बैंक अकाउंट मेरा बढ़ेगा, बैंक अकाउंट एक एसेट होता है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है, तो ये मैंने डेबिट कर दिया। टू प्रिया, प्रिया मेरा ट्रेड रिसीवेबल था और ट्रेड रिसीवेबल से मेरे को पैसा लेना था, बहुत सारा पैसा। कितना लेना था ऊपर से आप देख सकते हैं, 46,000 लेना था। हालांकि इसने 16,000 पे कर दिया है, तो ट्रेड रिसीवेबल 16,000 से कम हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल मेरे एसेट होते हैं और एसेट कम होने पर क्रेडिट होते हैं, तो इसको मैंने क्रेडिट कर दिया है। नीचे सिर्फ हमने इसको इंग्लिश में लिख दिया है कि चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया, कि हुआ क्या है, इस एंट्री का मतलब क्या है। हम कर प्लस माइनस रहे हैं, पर किसको डेबिट और किसको क्रेडिट बोलते हैं वो चीज़ें जब तक आपको नहीं आएगी आप जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर सकते, और ये आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सिर्फ मैंने आपको 4 ही तो रूल कराए थे, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और कम होने पर क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी उसका उल्टा होती है, बढ़ने पर क्रेडिट होता है और कम होने पर डेबिट होता है। सिमिलरली इनकम और एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। और इनकम की साइड पर जो भी आता है उसमें बढ़ने पर क्रेडिट होता है और कम होने पर डेबिट होता है। आपको सिर्फ इतना ही तो समझना है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो बैठ जाइए और 1 घंटा इसी में लगा दीजिए कि अच्छा एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है और बढ़ने और कम होने पर क्या होगा। अगर 1 घंटा इसमें आत्ममंथन कर लेंगे तो ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे, और यही रूल्स जो है अकाउंटिंग की ABCD है। इसके बाद आपने देख लिया कि हमने ट्रांजेक्शन पास कर दी है। मूव करते हैं 8 अप्रैल 2017 के ट्रांजेक्शन को। सोल्ड गुड्स टू निधि फॉर 14,000 रुपीज़। यहाँ पर मैंने निधि को गुड्स बेचे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेल करी है 14,000 की निधि को, यानी उसने पैसा नहीं दिया है, इसीलिए निधि मेरा ट्रेड रिसीवेबल होगी। और ट्रेड रिसीवेबल जिससे रिसीव करना है वो मेरा एसेट होता है और बढ़ने पर डेबिट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, डेबिट साइड पर लिख दिया। क्योंकि मेरी सेल्स भी बढ़ रही है, मैंने सेल्स करी है, तो इसलिए मैंने सेल्स अकाउंट में भी 14,000 डाल दिए हैं। अगली जो एंट्री है वो है 10 अप्रैल की, और यहाँ पर निधि ने 14,000 का कैश पे करा है। तो निधि ने पे करना था 14,000 रुपीज़, अब उसने पे कर दिया है। जब उसने कैश को पे करा है तो कैश अकाउंट मेरा बढ़ेगा, कैश मेरा एसेट होता है और बढ़ने पे मैंने उसको डेबिट कर दिया। टू निधि, निधि मेरा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट था जो कि एसेट साइड पर ही आता है। एसेट है भैया, रिसीव करना था, रिसीव कर लिया, दे दिया, तो उसको मुझे कम करना पड़ेगा, और एसेट को कम करने पर क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने निधि अकाउंट को क्रेडिट करा है। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या आ रही है। नेक्स्ट एंट्री है आपने गुड्स परचेज करे 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। तो जब आप परचेज करेंगे गुड्स को तो परचेज अकाउंट में आप डाल देंगे। परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस नेचर का अकाउंट होता है, बढ़ने पे डेबिट होता है, आपने उसको डेबिट कर दिया है। टू ऋतु, भाई ऋतु से सामान खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा है, तो ऋतु को हम पैसा दे देंगे। ऋतु हमारा ट्रेड पेएबल है, जिस व्यक्ति को हम बाद में पे करेंगे, वो हमारा लाइबिलिटी है।
और लाइबिलिटी का जो नेचर की जितनी भी चीज़ें होती है वो बढ़ने पर क्रेडिट होती है, इसके लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। बात करते हैं 18 को क्या हुआ है। 18 अप्रैल को जो है इंश्योरेंस आपने पे करा है। इंश्योरेंस एक खर्चा होता है और आपने उसको पे करा है 6,000 रुपये। तो यहाँ पर आप इंश्योरेंस अकाउंट में 6,000 रुपये डालेंगे, खर्चे को बढ़ाएंगे, खर्चा बढ़ने पर डेबिट होता है। टू कैश, कैश आपका एसेट है, वो कम हो रहा है, एसेट कम होने पर क्रेडिट होता है। 20 अप्रैल 2017 को भी आपने एक ट्रांजेक्शन करी है, पेड रेंट ऑफ 2,000 रुपीज़। अगर आप यहाँ देखेंगे रेंट को पे करा है तो रेंट एक खर्चा होता है और खर्चा बढ़ने पे डेबिट होता है, क्योंकि अलग तरीके का खर्चा है। इसके लिए देखेंगे आप कि इंश्योरेंस जब हुआ तो मैंने उसको इंश्योरेंस अकाउंट में डाला। अब जब रेंट हो रहा है तो उसे मैं रेंट का एक अलग अकाउंट बना रहा हूँ, अलग नाम से उसे डिनोट कर रहा हूँ। रेंट को मैंने डेबिट कर दिया और कैश कम हो रहा है तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। आगे देखते हैं और क्या क्या ट्रांजेक्शन है। आपने जो है 1,500 रुपीज़ के गुड्स चैरिटी में डोनेट कर दिए। तो जब आप पैसा डोनेट करते हैं तो कैश कम होता है, पर जब आपने गुड्स को डोनेट कर दिया तो कहीं ना कहीं जो गुड्स में पैसा आ रहा होगा, यानी कि जो आपने खरीदारी कर रखी है, वो कम हो रहा है। जब परचेज अकाउंट को खरीदते थे तो डेबिट करते थे, अब परचेज अकाउंट में ही जो चीज़ें पड़ी हुई है, जितना अमाउंट पड़ा है उसमें से कुछ चैरिटी कर दिया तो परचेज अकाउंट को कम करेंगे, और कम करने पर खर्चे अकाउंट को कम करने पे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे हम क्रेडिट कर देंगे और डाल देंगे इसको चैरिटी अकाउंट में। चैरिटी भी एक तरीके का खर्चा है, पर ये हुआ क्या, हुआ ये कि पहले हम उसे परचेज बोलते थे, हमने जो परचेज करा और हम उसको बेचेंगे, पर 1,500 रुपये हमने बेचा नहीं, 1,500 रुपये हमने डोनेट करा है। इसके लिए हम इसको जो है दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इसका नेचर बदल गया है ये भी खर्चा, बट ये चैरिटी का खर्चा है। नहीं तो आप मुझे बोलेंगे कि भैया जो रेंट अकाउंट आ रहा है और जो इंश्योरेंस अकाउंट आ रहा है ये है तो दोनों खर्चे, तो दोनों को एक ही जगह पर क्यों ना डाल दो। नहीं सर, जितना आप डिफरेंट वे में शो कर सकते हैं, जितने अकाउंट्स आप खोल सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि अब मुझे पता रहेगा कि परचेज मैंने करी थी बट 1,500 मैंने उसमें चैरिटी करी है, क्योंकि चैरिटी अकाउंट में 1,500 आ रही है। तो इसीलिए हम जितने अकाउंट होते हैं उतने बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपने मशीनरी परचेज करी है 11,200 की। तो जब मशीन परचेज होगी, मशीन आपका एक एसेट है जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट कमाएंगे, तो आपने मशीन को परचेज करा और एसेट को बढ़ाया 11,200 से। क्योंकि आपने कैश में परचेज करा तो कैश आपका जो एसेट होता है वो कम हो जाएगा और 11,200 से इसको आप क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद 30 अप्रैल को आपने कैश विड्रॉ कर लिया है हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए। यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखी हुई है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5,000 रुपीज़ का आपने कैश विड्रॉ करा है। तो कैश विड्रॉ करने पर क्या होगा, कैश कम होएगा। कैश आपका एक एसेट होता है, एसेट कम होने पर क्रेडिट होगा, उसे आपने क्रेडिट कर दिया। दूसरी चीज़ आपने क्या करी, आपने विड्रॉ करा पर्सनल पर्पज़ के लिए। किसने, ओनर ने। और ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और जब पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। हालांकि इसमें देखा जाए तो 10 गिनती की 10 टर्म्स भी नहीं होगी, 10 टाइप्स ऑफ टर्म्स होगी, दैट्स इट। बट यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड कि भैया जो 10 चीज़ें आ रही है वो आपको चीज़ें समझ में आए कि ड्राइंग क्या है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ट्रेड पेबल क्या होता है, कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, खर्चे जो अलग अलग होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये बिजनेस में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनके एक अकाउंट खुल सकते हैं, है सिर्फ चीज़ें बट उनके अलग अलग अकाउंट खुल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5,000 आपने हाउस होल्ड वर्क के लिए निकाले हैं, तो जो ओनर पैसा निकालता है बिजनेस से उसे ड्राइंग बोलते हैं। इसके बाद आपको जो है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 1,200 रुपीज़ का। तो जब इंटरेस्ट आपको कैश में रिसीव होगा तो कैश आपका बढ़ जाएगा। कैश जो है वो एक एसेट अकाउंट है और बढ़ने पर वो डेबिट होता है। अब क्योंकि आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो जो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव करना है, इंटरेस्ट पे करना है, वो अलग चीज़ है। इंटरेस्ट रिसीव हो गया वो आपका क्या है, इनकम है, और इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है। तो इसके लिए आपने इसको क्रेडिट कर दिया। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट एंट्री क्या आ रही है, कैश सेल्स। आपने कैश में जो है 2,300 रुपीज़ का सामान बेचा, तो कैश में बेचा, इसके लिए कैश प्लस होएगा, और कैश एसेट होता है, बढ़ने पर डेबिट होता है, तो उसको आपने ऊपर लिख दिया। क्योंकि सेल्स इनकम साइड पर आती है और बढ़ने पे उसे क्रेडिट करते हैं एज पर अकाउंटिंग रूल्स, इसके लिए आपने इसको नीचे लिखा है, क्रेडिट करा है। आप देख सकते हैं ऊपर डेबिट भी आ रहा है, क्रेडिट भी आ रहा है। 30 अप्रैल की और एंट्री आ रही है नीचे, आपने जो है 3,000 की कमीशन पे करी है। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि कमीशन जो है एक खर्चा होता है, और खर्चा जब बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आपने उस खर्चे को डेबिट कर दिया है। खर्चा क्या है, कमीशन अकाउंट। आपने जो है बैंक से पे करा है, यानी कि चेक पे करा है। तो जब आप बैंक से पे करेंगे, जो कि आपका एक एसेट है जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट कमा सकते हैं, बैंक में जितना भी पैसा है वो आपके कंट्रोल में होता है, वो आपका एसेट है। जब वो कम हो जाएगा तो उसे आप क्रेडिट करेंगे, इसलिए आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लिया है। टेलीफोन बिल भी आपने पे करे हैं 2,000 रुपये के। टेलीफोन का जो खर्चा है वो एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है, तो उसको आपने ऊपर लिखा है और 2,000 से डेबिट करा है।
क्योंकि आपने ये चेक से पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट कम होएगा, और बैंक अकाउंट को कम करने पर आपने उसको क्रेडिट करा है, बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट करा है। आपने जो है सैलरी पे करी है कैश में 12,000 रुपीज़ की, तो जब हम सैलरी को पे करेंगे तो सैलरी एक खर्चा है और खर्चा बढ़ने पर डेबिट होता है। टेलीफोन एक्सपेंस एक खर्चा है, बढ़ने पर डेबिट होता है। कमीशन भी एक खर्चा है, बढ़ने पर डेबिट होता है, यानी खर्चा बढ़ने पर डेबिट होता है। तो खर्चा 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, खर्चा होगा, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। एसेट जो है वो बढ़ेगा तो भी डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो जब मैंने खर्चा करा तो खर्चे को मैंने बढ़ा दिया, और वहीं दूसरी तरफ कैश में खर्चा करा तो कैश मेरा एसेट होता है वो कम भी हो रहा है, गिर रहा है, तो इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपने इंटरेस्ट भी पे करा है बैंक से 1,000 रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट जब आप पे करते हैं, पे कर चुके हैं, वो आपका एक खर्चा है। हाँ, अगर आपने अगले साल का पे करा है वो एक अलग बात है, पिछले साल का पे करा है अलग बात है, बट जो इस साल का खर्चा था, इंटरेस्ट था, वो आपने पे कर दिया बैंक को, तो वो आपका एक खर्चा अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस नेचर का है। तो इंटरेस्ट जो मैंने पे करा वो मेरा खर्चा है, बढ़ने पर डेबिट होगा, मैंने उसको डेबिट कर दिया। बैंक जो मेरा एक एसेट है उससे मैंने पेमेंट करी, तो वो बैंक का अमाउंट मेरा कम हो रहा है और इसके लिए बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, कम होने पर क्रेडिट होता है। जब आप देखेंगे सारे डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट का जो टोटल है और क्रेडिट का जो टोटल है वो पूरा आपका मैच कर रहा है। आप यहाँ ले सकते हैं 82 तक, और ये एंट्रीज जो है पूरी की पूरी डेबिट और क्रेडिट मैच कर रही है। अगर ये एंट्रीज आपने सीख ली तो आप पाएंगे कि कितनी सारी एंट्रीज अप्रैल मंथ में हुई है। मैं अगर देखना चाहता हूँ मैंने कैश में कितनी ट्रांजेक्शन करी, मैंने परचेज कितनी कितनी बार करी और टोटल मेरी परचेजेस कितनी आ रही है, मैंने जो है बैंक अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन करी और बैंक में मेरे पास कितना पैसा था और कितना भी बच रहा है, तो वो मैं यहाँ से कैसे कैलकुलेट करूँगा। ये तो जो इंडिविजुअली बिजनेस में चीज़ें हुई हर दिन, उसको मैंने प्लस और माइनस कर लिया और ब्रैकेट में डेबिट और क्रेडिट लिख दिया एज पर अकाउंटिंग रूल्स। तो इस हिसाब से जो है मेरी जनरल एंट्रीज जो है सारी पास हो गई है। नाउ यू हैव टू डू वन एक्सरसाइज। आपको जो है 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है, एंड इन 15 मिनट्स यू हैव टू पॉज द वीडियो। आई हैव ओपन द स्लाइड, यू कैन पॉज द वीडियो। ये जितनी भी स्लाइड्स आ रही है इसे आप 15 मिनट्स में ही कॉपी में फटाफट यू हैव टू राइट द नेम, और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा हर एंट्री के सामने आप अपनी कॉपी में लिखेंगे 20 एंट्रीज के लिए। तो 20 एंट्रीज के लिए 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ। वैसे आपको 30 सेकेंड्स लगने चाहिए एक एंट्री पे, तो 1 मिनट में यू हैव टू डू 2 एंट्रीज। In that way 10 minutes are more than sufficient, but I am giving you 15 minutes right now. You just have to pause the video, and for each and every entry don't prepare the entire journal entry like this, but just write क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। Like you can write this in your copy by writing point number 1 2 3 4. So line wise you have to write, and for each point you have to mention the entry by yourself. Although I have discussed, but now you have to do it again from a fresh perspective. I am telling you the rules right now. रूल्स ये हैं कि जो एसेट है और एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी एसेट जो है प्लस होने पर डेबिट होते हैं, एसेट जो है प्लस होने पर डेबिट होते हैं और माइनस होने पर क्रेडिट होते हैं। लाइबिलिटी जो है वो प्लस होने पर क्रेडिट होती है और माइनस होने पर डेबिट होती है। करेक्ट, ये आपको मैंने रूल बता दिए। साथ में मैं एक और रूल बता रहा हूं आपको इनकम और एक्सपेंस का। एक्सपेंस जो है प्लस होने पर डेबिट होता है और माइनस होने पर क्रेडिट होता है, और इनकम जो है सिमिलरली मैं आपको एक्सपेंस का भी बता देता हूं। जो एक्सपेंस होता है वो प्लस होने पर डेबिट होता है और माइनस होने पर क्रेडिट होता है, और जो आपकी इनकम है वो प्लस होने पर, इनकम जो है आपकी वो भी प्लस होने पर क्रेडिट होती है और माइनस होने पर डेबिट होती है। अब जब भी आप कोई एंट्री पास करें तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो चीज़ है इस साल का इनकम है या एक्सपेंस है। अगर इनकम एक्सपेंस है तो इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे, और अगर वो एसेट या लाइबिलिटी है यानी कि जो भी उसका बैलेंस है वो खर्चा नहीं है बल्कि उससे आप फ्यूचर में बेनिफिट कमा सकते हैं अगर आज की डेट में देखा जाए, यानी बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस, किसी से पैसा लेना है, किसी को देना है, तो लाइबिलिटी हो जाएगा। ओनर को पैसा चुकाना है, ओनर खर्चा थोड़ी ना है, ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया बिजनेस करने के लिए, तो जो भी उसका बैलेंस होगा वो क्या होगा, वही लाइबिलिटी है, चुका देंगे, बाद में चुका देंगे, आज तो नहीं चुका रहे। बट जो अभी मैंने बिजनेस करने के लिए खर्चा करा, रेंट पे करा, स्टेशनरी का आइटम लिया, ये सब क्या खर्चा है, फिर मैंने सेल कर दी, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब ये थोड़ी है
कि भैया मैं इससे अगले साल जो है पैसा कमाऊंगा। मैंने पैसा कमा लिया, रेवेन्यू कर दिया, हाँ, अगर वो पैसा आया नहीं मेरे पास तो वो व्यक्ति जो है वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, तो वो ट्रेड रिसीवेबल इज एन एसेट। बट जो मैंने सेल करी है वो तो मेरा करंट ईयर का इनकम साइड पर आएगा। तो नहीं, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट हो रहे हैं, दो एस्पेक्ट, वो दो एस्पेक्ट आपको आइडेंटिफाई करने, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और उस हिसाब से जो है आप ये एंट्री पास करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स में। जस्ट पॉज द वीडियो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारी की सारी एंट्रीज पास कर ली है, और जो आपके स्क्रीन पर सामने आ रहा है इसे आप पॉज कर मैच कर सकते हैं और अपनी गलती भी देख सकते हैं, जिसमें अनदर 15 मिनट्स आपके लग जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप वो 15-15 मिनट लगा रहे हैं और अभी अपनी चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं कि मैंने गलत क्यों कर दिया, क्या मैंने सही से क्लासीफाई नहीं करा, क्या वो एसेट नेचर का था, लाइबिलिटी का था, इनकम या एक्सपेंस कैसे नेचर का था, मेरे से गलत आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये मुझसे क्या गलती हो गई, ये मैंने अकाउंट का नया नाम जो सोचा और इसमें कुछ अलग नाम दे रखा था, उसका मतलब क्या होता है। तो आप अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी देख सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं। ये आ गया आपका टॉप का पेज, यू कैन पॉज एंड मैच द एंट्रीज। देन आई एम गोइंग लिटिल बिट डाउन, यू कैन पॉज and match the entries, and down again. There are only 20 entries here, and 20 entries are more than enough to understand the accounting concepts. और लास्ट में ये आ गया, राइट। सो वीडियो को आप बार बार पॉज कर सकते हैं जहां पर भी मैं रुका हूं और अपने आंसर से मैच कर सकते हैं अगर आपने 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं। बात करते हैं कि लेजर्स कैसे बनते हैं। लेजर बनाना सबसे आसान है, क्योंकि यहां पर आपको करना होता है कॉपी एंड पेस्ट। लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर एक टी शेप अकाउंट होता है, यानी आप देख सकते हैं यहां पर जो है टी शेप अकाउंट बना हुआ है, ऐसे जो है लाइन आ रही है, आप देख सकते हैं कि एक टी शेप अकाउंट है। अगर टी आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर ऐसे इसको कलर कर देता हूं तो आपको टी दिखेगा। बीच में एक पतली सी लाइन दिख रही है आपको, और एक लेफ्ट साइड अमाउंट लिखा है, एक राइट साइड लिखा है, एक साइड पर डेबिट लिखा है, एक साइड पर क्रेडिट लिखा है और कैश अकाउंट लिखा है। तो आप देखेंगे कि जितने भी हमने चीज़ें जर्नल एंट्री में पास करी है, यानी कैश, कैपिटल, परचेज या मनीषा या स्टेशनरी, जो भी चीज़ें आ रही है इसमें जो है यहाँ पर भी देखो कैश आ रहा है, नीचे जाओगे यहाँ पर भी कैश में कुछ हो रहा है, यहाँ भी कैश में कुछ हो रहा है। ऐसे जितने भी कैश में चीज़ें हो रही है, अगर मैं उसको सेपरेटली अलग से दिखा दूँ कि कैश अकाउंट कब कब डेबिट हुआ और कब कब वो क्रेडिट हुआ, तो एटलीस्ट मुझे पता लग जाएगा कि भैया इतना तो इसमें डेबिट हुआ था, इतना क्रेडिट हुआ था, और ये इसका बैलेंस अभी बचा हुआ है, इसमें इतना पैसा बचा हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ चीज़ें प्लस हुई है, कुछ माइनस हुई है। अब क्योंकि जो कैश है वो एसेट साइड पर आता है, तो बढ़ने पर हमने उसको, प्लस होने पर हमने उसको डेबिट बोल दिया और कम होने पर हमने क्रेडिट बोल दिया। तो कितनी बार प्लस हुआ है, कितनी बार माइनस हुआ, अगर मैं इकट्ठे एक जगह पर दिखा दूं ऐसे टी शेप अकाउंट में, इस फॉर्मेट में, तो इसको हम लेजर बोलते हैं। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो आपने एंट्रियां पास करी है वहां से कॉपी कर आपको एप्रोप्रिएट जगह पर डालना होता है। और जैसे आपने कैश में जो जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि पहला नाम ही कैश का आया, तो उसमें जो जो चीज़ें होगी उसके लिए मैंने ऐसे टी शेप अकाउंट खोल लिया, और जो जो चीज़ें होगी वो मैं यहाँ डालते रहूँगा और हाईलाइट करते रहूँगा। मतलब वहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा और हाईलाइट कर दूंगा कि देखो मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। सिमिलरली जो है जैसे कैश के लिए मैंने करा, वैसे ही जैसे कैपिटल आया तो मैं कैपिटल का भी एक टी शेप अकाउंट खोल लूँगा कि अब कैपिटल में जितनी चीज़ें होगी उतनी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल दूंगा। मतलब इकट्ठे दिखाने को बोलते हैं लेजर, कि वो अकाउंट जब जब डेबिट हुआ तब तब डेबिट साइड पर दिखाओ, जब जब वो क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड पर दिखाओ, ताकि एक जगह पर मुझे पता लगे कि इस दिन ये जो है अकाउंट डेबिट हुआ था और इस दिन ये क्रेडिट हुआ था। तो इसको मैं कैसे करूँगा, पहले मैं फॉर्मेट बनाऊंगा टी शेप, और जैसे ही मेरी जर्नल एंट्री में ऊपर कैश अकाउंट आ रहा है तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा कैश अकाउंट। फॉर्मेट मैंने बना लिया, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। टी शेप में मैंने लिख दिया डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डाल दिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कि किस दिन क्या चीज़ कितने अमाउंट की हुई है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है 1.5 लाख रुपए से, तो मैंने कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर ही 1.5 लाख रुपीस लिख दिए। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि भैया कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, तो मैंने लेजर में यहाँ पे डेबिट लिख दिया। और इसका दूसरा इंपैक्ट जहाँ पर जा रहा है उस अकाउंट का मैंने रेफरेंस दे दिया कि भैया ये तो डेबिट हो रहा है पर कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा होगा, तो उसका रेफरेंस मैंने पर्टिकुलर्स में दे दिया, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ कैश तो डेबिट हुआ है और इस अकाउंट में इसका दूसरा इंपैक्ट गया होगा। ऐसे मैंने जो है लेजर अकाउंट में पहली ट्रांजेक्शन को कॉपी कर पेस्ट कर दिया 1.5 लाख की अमाउंट को, और दूसरा अकाउंट क्या इंपैक्ट हुआ होगा उसका रेफरेंस मैंने वहां पर दे दिया पर्टिकुलर्स में, और डेट में तो डेट ही आएगी। जब मैं नीचे गया, जैसे ही मैं मूव करा तो मैंने देखा अच्छा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसे मैं जो है कैपिटल अकाउंट के लेजर में दिखाऊंगा। तो मैंने एक और ड्रॉ कर लिया टी शेप अकाउंट,
और ऐसे कर देख सकते हो आप कि मैं इसको यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक टी शेप अकाउंट बन गया है। इस टी शेप अकाउंट में मैं देख रहा हूँ कि सेम फॉर्मेट बना है, एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कि मैं इस टी शेप में कैपिटल अकाउंट में जितनी भी चीज़ें हुई है वो मैं नोट करूंगा। तो पहली क्या चीज़ हुई है कि ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मैंने यहाँ पर वो 1.5 लाख रुपए डाल दिए। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ गया होगा? जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था तो मुझे पता था इसका दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल अकाउंट में गया है, तो जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसका दूसरा इम्पैक्ट कैश में गया है। इसके लिए मैंने कैश का रेफरेंस डाल दिया कि ये अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है बट दूसरा कोई अकाउंट डेबिट भी हो रहा होगा, तो उसका रेफरेंस मैंने यहाँ डाल दिया। यानी मैंने एंट्री को उठाया, कॉपी और पेस्ट करा, बट मैं जितनी जितनी टाइप की एंट्रीज हैं उनको अलग अलग जगह पर सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। तो ये मैंने पहली चीज शो कर दी। अब मैं नीचे गया, मैंने देखा अच्छा परचेज 36,000, तो मैंने एक अकाउंट और ड्रॉ कर लिया, परचेज अकाउंट। अगेन टी शेप अकाउंट, फॉर्मेट सेम रहेगा, आप सेम फॉर्मेट में ड्रॉ कर लीजिए। एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, ऊपर हेडिंग दे दी, लेफ्ट साइड में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया, राइट में भी आपने डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि परचेज अकाउंट जो है मेरा डेबिट हुआ है, राइट, तो इसलिए 36,000 में डेबिट साइड पर यहाँ पर लिखूंगा और मैंने इसको 36,000 को डेबिट कर दिया। अब 36,000 से परचेज तो डेबिट हो रहा है बट इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है उसका रेफरेंस भी मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स में, ताकि पढ़ने वाले को आसानी रहे। तो दूसरा इम्पैक्ट इसका मनीषा में जा रहा है, तो मैंने लिख दिया टू मनीषा अकाउंट। सिंपल इसको कॉपी किया और कॉपी कर पेस्ट कर दिया कि भैया परचेज अकाउंट तो मेरा डेबिट हो रहा है बट दूसरा अकाउंट का क्या रेफरेंस है उसका रेफरेंस भी साथ में हम डाल देते हैं। तो ये मेरी जो पहली चीज़ है वो मैंने इसको लेजर में पोस्ट कर दिया। कहाँ पे पोस्ट करा? परचेज की चीज़ें परचेज में, कैश की चीज़ें कैश में, बैंक की चीज़ें बैंक में, मनीषा की चीज़ें मनीषा अकाउंट में, कैपिटल की चीज़ें कैपिटल अकाउंट में। यहीं से उठाकर वहाँ पर पेस्ट करना है, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। अब दूसरा है मनीषा। अब मनीषा जो है वो यहाँ पर आ रहा है 36,000 से मनीषा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो मैंने इसलिए मनीषा अकाउंट एक नया अकाउंट बना दिया। जब कैश अकाउंट की एंट्री दोबारा होगी तो मैं कैश अकाउंट दोबारा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो जितनी भी एंट्रीज कैश से रिलेटेड होगी वो मैं यहीं पर पेस्ट कर दूंगा कॉपी करके। पर मनीषा तो एक नया अकाउंट है ना, मनीषा का तो पहले से मैंने अकाउंट नहीं बनाया, वो तो अभी अभी पहली बार मेरे पास कोई नई चीज़ आई है। अच्छा मनीषा चीज़ नहीं है भाई, मनीषा मतलब एक अकाउंट है, पहली बार जो है ये अपीयर हुआ है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो इस अकाउंट को मैंने यहाँ पर क्रेडिट में लिख दिया, वहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर 36,000 को मैंने पेस्ट कर दिया। सो आई एम डूइंग कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। कॉपी करो और पोस्ट कर दो, रिस्पेक्टिव जगह पर पोस्ट कर दो ताकि एक जगह पर चीज़ें शो हो जाए। फिर यहाँ पर जो है स्टेशनरी अकाउंट आ रहा है और सिमिलरली मैंने जो है स्टेशनरी अकाउंट नीचे ड्रॉ करा। अगेन मैं इसको टी शेप ड्रॉ करूंगा और ब्लैक कलर से कर दूंगा ताकि ये टी शेप की तरह दिखे प्रॉपर। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है 2200 से, तो मैंने डेबिट साइड पर 2200 लिख दिया है, करेक्ट। और यहाँ पर क्या आएगा कि दूसरे कौन से अकाउंट में इंपैक्ट गया होगा उसका रेफरेंस आ गया। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा यहाँ पर कि दूसरे अकाउंट का रेफरेंस है, दूसरे अकाउंट का रेफरेंस है, समझा दिया ना। अब हर जगह यही आ रहा होगा। तो इस अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। फिर नीचे कैश अकाउंट आ रहा है, अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में मैंने यहाँ पर जो है 2200 क्रेडिट कर दिया और रेफरेंस अगेन दूसरा कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हो रहा होगा उसका रेफरेंस साथ में डाल दिया। अब ये चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर डेबिट हो रहा है 35,000 से, तो बैंक अकाउंट अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आई थी बैंक अकाउंट की, पहली बार आई है, तो इसके लिए मुझे बैंक अकाउंट ड्रॉ करना पड़ गया और मैंने जो है यहाँ पर टी शेप अकाउंट ड्रॉ कर दिया ब्लैक कलर से हाईलाइट करके। 35,000 डेबिट हुआ है, तो मैंने जो है डेबिट साइड में यहाँ पे 35,000 लिख दिया। यहाँ पे जो है डेबिट साइड पर मैंने 35,000 लिख दिया। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर मैंने 35,000 लिख दिया। इसके बाद आप देखेंगे प्रिया अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रिया का पहले कोई भी अकाउंट नहीं बना है, तो फिर एक और नया अकाउंट बनेगा। जितने अकाउंट आएंगे, जितने टाइप की चीज़ें होगी, उनका अलग अलग अकाउंट बनते जाएगा। जो प्रिया अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है 46,000 से, तो इसको जो है मैं 46,000 से डेबिट साइड पर मैंने वहाँ से कॉपी किया और प्रिया के अकाउंट में डाल दिया। सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रही है 46,000 से, सेल्स का भी पहले कोई अकाउंट नहीं बना था, अभी जो है बन रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ पे टी शेप अकाउंट बना दूंगा। हालांकि आपकी कन्वीनियंस के लिए पहले से बना कर रखे हैं और यहाँ पर मैं क्रेडिट पे लिख दूंगा, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया है। भाई क्रेडिट हो रहा है ना यहाँ पे देखो, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर यहाँ क्रेडिट कर दिया। और किस अकाउंट का रेफरेंस आएगा वो मैं चीज़ आपको समझा चुका हूँ, तो बार बार चीज़ें नहीं पूछोगे आप। बैंक अकाउंट जो है 16,000 से डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट में चले जाएंगे और 16,000 से डेबिट हो रहा है, तो 16,000 से यहाँ पर डाल देंगे
और प्रिया का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जो भी है बस मुझे कॉपी पेस्ट करना है, दिमाग नहीं लगाना। तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर डाल देंगे, दिमाग कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। अब दिमाग नहीं लगाना, तो कॉपी कर पेस्ट करना है। निधि अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो निधि अकाउंट अभी तक नहीं बना था, मैं उसको बना लेता हूँ फटाफट से। जितने टाइप की चीज़ें आएगी उतने अकाउंट बनते रहेंगे। डेबिट हुआ है 14,000 से, तो मैंने 14,000 यहाँ पर वहाँ से उठाया, यहाँ पे डाल दिया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वहाँ से उठाया, सेल्स के क्रेडिट साइड में सेल्स को डाल दिया। इसके बाद कैश अकाउंट 14,000 से डेबिट हो रहा है, तो ये देखिए 14,000 से डेबिट करना था, 14,000 से डेबिट कर दिया। और निधि का अकाउंट 14,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो निधि जहाँ पर भी मैंने बनाया था अकाउंट, उसको जो है क्रेडिट साइड पर 14,000 लिख दिया। यहाँ पे दूसरे अकाउंट का रेफरेंस आता है, तो मैं वो रेफरेंस हमेशा डालते जा रहा हूँ। परचेज अकाउंट जो है आपका 20,000 से डेबिट हो रहा है। परचेज अकाउंट पहले बन चुका है, तो देखिएगा उसमें 20,000 की एंट्री और डाल देंगे हम। और रितु का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रितु का अकाउंट पहले नहीं बना है, तो फिर अगेन एक नया बंदा आ गया, नया बंदे का नई चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट का नाम भी अलग से दोबारा से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 20,000 क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पर लिख दिया है। इंश्योरेंस अकाउंट जो है 6,000 से डेबिट हो रहा है, तो इंश्योरेंस अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। और बनाने के बाद 6,000 से जो है इसको डेबिट कर देंगे। कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को जो है 6,000 से क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर दिया है। तो ये आपने जो है यहाँ पर 6,000 से जो है कैश को क्रेडिट कर दिया है। रेंट जो है 2,000 से डेबिट हो रहा है, तो रेंट का अकाउंट आप देखेंगे जहाँ पर भी होगा, नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा, अगर है तो ठीक है। 2,000 से डेबिट हुआ तो 2,000 से डेबिट कर दिया। कैश 2,000 से क्रेडिट हुआ, तो कैश अकाउंट में 2,000 लाइन बाय लाइन जो है देखो लाइन में चल रहे हैं, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो है चैरिटी अकाउंट डेबिट हुआ है 1,500 से, तो चैरिटी अकाउंट खोल लीजिए और चैरिटी अकाउंट में जो है 1,500 डेबिट कर दीजिए। परचेज क्रेडिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट ढूंढिएगा और परचेज अकाउंट को 1,500 से क्रेडिट कर दीजिएगा। इसके बाद जो है मशीनरी अकाउंट है 11,200 से डेबिट हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट में आप डेबिट साइड पर 11,200 लिख दीजिएगा और दूसरा इम्पैक्ट जहाँ पर जा रहा है उसका रेफरेंस भी साथ में डालते चलिएगा। कैश अकाउंट जो है 11,200 से क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में आपने यहाँ पर 11,200 डाल दिए हैं। ड्रॉइंग अकाउंट एक नया आ गया अकाउंट, नया अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा और ये 5,000 से डेबिट हुआ है, तो मैंने 5,000 डाल दिया। कैश अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पर मैंने लिख दिया है। फिर कैश अकाउंट जो है 1,200 से बढ़ रहा है, तो इसको मैं बढ़ाऊंगा, डेबिट साइड पर आ रहा है, डेबिट में लिख दिया। इंटरेस्ट रिसीव जो है 1,200 से क्रेडिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव जो है उस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर मैंने यहाँ पर डाल दिया। आप देखेंगे नीचे कैश सेल भी करी गई है, कैश अकाउंट 2,300 से और डेबिट हुआ है, तो 2,300 से डेबिट हुआ है, तो यहाँ डाल दिया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 2,300 से, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 2,300 मैंने लिख दिया है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कमीशन आ रहा है, कमीशन डेबिट हुआ है कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स में लिख देंगे दूसरा इम्पैक्ट कहाँ गया है, दूसरा इम्पैक्ट बैंक में गया है, तो बैंक अकाउंट जो है वो 3,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर उसे आपने लिख दिया, पर्टिकुलर्स में दूसरा इम्पैक्ट का रेफरेंस डाल दिया। टेलीफोन एक्सपेंसेस आ रहे हैं 2,000 डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे इसके अकाउंट में। और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट पहले से ही बन चुका है, तो उसके क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 2,000 रुपीज़। यहाँ पर देखिएगा और भी नीचे एंट्री आ रही है, सैलरी अकाउंट 12,000 रुपये। सैलरी अकाउंट पहले से नहीं बनाया हुआ था, इसलिए दोबारा बनाना पड़ेगा, और ये आपने सैलरी अकाउंट बना लिया। डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पर आपने लिख दिया, और कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है, तो कैश के क्रेडिट साइड पर आपने लिख दिया। इसके बाद आप देखेंगे तो इंटरेस्ट आपका डेबिट हो रहा है 1,000 रुपये से, यानी इंटरेस्ट अकाउंट आप चेक करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट के। बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में दूसरे अकाउंट का रेफरेंस दे देंगे ताकि पता रहे कि एक इम्पैक्ट यहाँ गया है तो दूसरा कहाँ गया होगा। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे मैंने सारी अमाउंट जो है हाईलाइट कर ली, कोई भी अमाउंट नहीं बची है। इफ़ यू कैन चेक, दैट मीन्स कि जितनी मेरी जर्नल एंट्री हुई उसको मैंने राइट जगह पर पोस्ट कर दिया रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, अच्छा 1.5 लाख आया था, फिर निधि से भी कुछ आया कैश, क्योंकि कैश का डेबिट का मतलब आया प्लस हुआ, राइट, क्योंकि एसेट साइड होता है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है, तो जितनी बार भी डेबिट हुआ दैट मीन्स कैश पहले कैपिटल से आया, फिर निधि से आया, फिर इंटरेस्ट का रिसीव हुआ मुझे, अच्छा फिर सेल्स भी करी मैंने, और उसके बाद मैंने स्टेशनरी का खर्चा कैश में किया होगा, बैंक मैंने खुलवाया होगा तो बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया, इंश्योरेंस का खर्चा कराया कैश में, रेंट का कराया, मशीन का कराया, ड्राइंग का कराया, ओनर ने पैसा निकाली, और सैलरी का कराया। तो इतना मेरे पास था डेबिट साइड पे, इतना मेरे पास है क्रेडिट साइड पर।
तो डेबिट साइड मेरी ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें जितना भी पैसा आया 1,67,500 का, उसमें से 73,400 चले गया, तो बैलेंस जो है वो मैंने माइनस कर दिया और मेरे पास निकल कर आ गया 94,100। बैलेंस क्या आएगा, डेबिट साइड ज़्यादा है ना इसकी, तो इसके लिए इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस माना जाएगा। हम बैलेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जितने भी अकाउंट के बैलेंसेज हैं, अगर उन बैलेंसेस को हम एक स्टेटमेंट में शो कर दें, भाई डेबिट और क्रेडिट लिखकर और पर्टिकुलर्स लिखकर कि भैया कैश में कितना बैलेंस बचा है, कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, तो वो जो सिर्फ बैलेंस आता है, यानी हर अकाउंट का सिर्फ एक नंबर बैलेंस, उस बैलेंस को शो हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में, या उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, कि इसमें जो है बैलेंसेस का जो है लिस्ट दे रखी है, तो इसलिए नाम में बैलेंस लिखा हुआ है कि बैलेंस की लिस्ट। जैसे यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट पहला लिखा और यहाँ बैलेंस आ रहा था आपका, देखेंगे आप 94,100। तो ये जो बैलेंस है, इसको बैलेंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट में लिखा है। फिर आप आएंगे राइट साइड में कैपिटल आ रहा है और कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री हुई है, यानी कि इसमें क्रेडिट में जो है 1.5 लाख रुपए आए हैं और उसके बाद गया तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें एंट्री भी एक हुई, इसका टोटल भी 1.5 लाख है, इसका बैलेंस भी 1.5 लाख है। यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़ा मुझे, यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक ही एंट्री थी। तो 1.5 लाख का इसका जो है क्रेडिट साइड पर बैलेंस आ रहा है, इसके लिए मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा और 1.5 लाख रुपए जो है मैंने क्रेडिट साइड पर यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद जो है आप लाइन में नीचे चलते जाइए, जैसे कि परचेज आ रहा है तो परचेज का मैंने इस साइड का भी टोटल करा और इस साइड का भी टोटल करा। जो लेफ्ट साइड है यानी कि जो डेबिट साइड है उसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो उस ज़्यादा में से मैंने कम को माइनस कर दिया और अब मेरा जो है बैलेंस बच गया 54,500। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। ऐसे हर अकाउंट का नाम आएगा और उस अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो बैलेंस आएगा। इसमें जो है एक एंट्री हुई क्रेडिट साइड पर मनीषा के अकाउंट में, तो क्रेडिट में जो हुआ उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट का बैलेंस बचा हुआ है, तो टोटल भी ये बैलेंस भी ये। स्टेशनरी अकाउंट है, इसमें एक एंट्री हुई डेबिट साइड पे, डेबिट का इसका बैलेंस है, तो स्टेशनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैंने यहाँ डाल दिया। फिर आपका जो है बैंक अकाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट में आप देखेंगे ये डेबिट साइड का टोटल है और ये क्रेडिट साइड का टोटल है। ये टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इस ज़्यादा में से मैं कम को माइनस कर दूंगा। 51,000 में से मैंने 6,000 माइनस करा तो डेबिट का जो बैलेंस 51,000 था वो कम हो गया और अब बच गया 45,000। तो 45,000 मैंने यहाँ पर बैंक का बैलेंस भी डाल दिया है। सेल्स अकाउंट आप देखेंगे तो इसमें क्रेडिट में आइटम्स आ रहे हैं, इसका टोटल कर लिया मैंने, तो टोटल मैंने क्रेडिट साइड का करा। अब माइनस करूंगा अगर कुछ डेबिट में होगा, डेबिट में जीरो है, कुछ है ही नहीं, तो यही इसका टोटल भी है और यही इसका बैलेंस भी इस अकाउंट में इतना ही आ रहा है। तो ये मैंने जो है यहाँ पर बैलेंस डाल दिया, क्रेडिट साइड का ज़्यादा बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट साइड पर मैंने डाल दिया। सिमिलरली प्रिया के अकाउंट में आप देखेंगे तो कुछ डेबिट हुआ है, कुछ क्रेडिट हुआ है। डेबिट जो है 46,000 है और क्रेडिट जो है 16,000 है। जो चीज़ ज़्यादा है उसमें से कम माइनस करूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि नेट इसका 30,000 का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इसको मैं डेबिट साइड पर दिखा दूंगा। फिर निधि में देखूंगा तो 14,000 यहाँ पर है, 14,000 यहाँ है, तो कहीं ना कहीं जब मैं बैलेंस देखूंगा तो 14,000 में से जब मैं माइनस करूंगा 14,000 तो जीरो बैलेंस आएगा, तो इसलिए निधि अकाउंट को मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है। पर ऋतु अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड पर बैलेंस आ रहा है, एंट्री एक हुई, टोटल भी ये, बैलेंस भी ये, तो ऋतु अकाउंट जो है यहाँ पर मैंने क्रेडिट साइड पर यहाँ शो कर दिया, इसका इतना बैलेंस अवेलेबल है। सिमिलरली इंश्योरेंस अकाउंट का पैसा डाल दिया, रेंट है उसका एक ही एंट्री है, वही बैलेंस है, वो डाल दिया। चैरिटी जो है उसका भी बैलेंस यहाँ पर एक साइड पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर डाल दिया। मशीन अकाउंट है उसका भी बैलेंस आ रहा है लेफ्ट साइड पर, तो वो भी लेफ्ट साइड पर डाल दिया। और तो कोई एंट्री नहीं है ना। ड्राइंग अकाउंट है उसका बैलेंस आ रहा है, वो भी डाल दिया। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, राइट साइड में बैलेंस आ रहा है, एक ही एंट्री है, तो वो मैंने यहाँ राइट साइड में डाल दिया। फिर जो जो बैलेंस आ रहा है वो सारे मैंने सारे अकाउंट का जो है यहाँ पर एक लिस्ट बना ली, इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस, सैलरीज 12,000 डेबिट साइड पे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,000 जो आ रहा है डेबिट साइड पर, अगेन बैलेंस आ रहा है। तो ऐसे कर जो है यहाँ पर मैंने सारे अकाउंट के जितने बैलेंसेस थे वो डाल दिए। अब किसी अकाउंट में एंट्री ही एक थी, सिर्फ एक ही साइड पर रिकॉर्डिंग था, तो वही उसका टोटल भी था, उतना ही उसका बैलेंस भी बचा हुआ था। तो यानी कि सबसे पहले मैंने हर चीज़ को रिकॉर्ड करा एज पर द रूल्स, फिर जितनी भी चीज़ें थी उनको मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में वहाँ से उठाकर कॉपी पेस्ट कर यहाँ लिख दिया, इसे बोलते हैं पोस्टिंग इन लेजर्स। और जो जो चीज़ हुई है वो चीज़ उसी साइड पर आएगी इस टी शेप अकाउंट में, और दूसरे अकाउंट का रेफरेंस यहाँ पर आते रहता है, जिससे कि हमें पता रहे कि अच्छा इस अकाउंट को इसने इम्पैक्ट करा है। और जब टी शेप स्टेटमेंट बन जाती है, लेजर बन जाते हैं, तो उसमें जो भी साइड भारी होती है उसमें से हल्की वाली साइड को माइनस कर देते हैं, तो बैलेंसेस पता लग जाते हैं। ये जब बैलेंसेस जो होते हैं उसे हम शो कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि मैंने शो करा है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस जो है यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा मैच कर रहा है, बिकॉज डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस भी जो है पूरा का पूरा मैच आ रहा है। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन,
तो हमारे क्वेश्चन में कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ पर दे रखी है। कई लोगों को नहीं पता होता कि एडजस्टिंग एंट्रीज कैसे पास करनी है, बिकॉज एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब ही नहीं पता होता है। एडजस्टिंग एंट्रीज का मतलब कि ये जो नीचे की जो चीज़ें दे रखी है ये ऊपर जो है पास नहीं हुई है। अगर आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस बना दे रखा है, यानी कि आपके क्वेश्चन में ये ट्रायल बैलेंस आया है और साथ में एडजस्टिंग एंट्रीज आई है, तो आप खुद सोच सकते हैं एडजस्टिंग एंट्री का मतलब है कि वो पास ही नहीं हुई। एडजस्टिंग एंट्री कभी पास ही नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करा, हमने जो एंट्रीज थी उसको रिकॉर्ड करा, उससे लेजर बना, उससे जो बैलेंसेज आए वो हमने ट्रायल बैलेंस में शो करा, बट एडजस्टिंग एंट्रीज को तो हमने देखा भी नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडजस्टिंग एंट्री को पास करना भूल गए, ये उनका मतलब होता है। तो अगर आप एडजस्टिंग एंट्री को पास करना भूल गए हैं तो आप उसे पास अब कर सकते हैं। एंट्री की फॉर्म में पास नहीं करेंगे, अब हम उसको पास कर सकते हैं और उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। यानी डेबिट और क्रेडिट की एडजस्टमेंट होगी और एडजस्टमेंट के बाद जो फाइनल बैलेंसेस होंगे उसे हम राइट साइड पर लिख देंगे। जरूरी नहीं है कि हर अकाउंट में जो है कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो, जरूरी नहीं है, कुछ में हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि भैया हमने कौन सी चीज़ को एडजस्ट करना बाकी है जो नहीं हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 40% का इंश्योरेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो अगर आप देखेंगे ऊपर तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा होगा 6000 का, यानी 6000 हमने पे करा और एडजस्टिंग एंट्री में हमें बता रहे हैं कि जो 6000 हमने पे करा था उसको आपने सबको खर्चा मान लिया था 6000 रुपये को, पर एक्चुअली में 40% तो अगले साल का है। यानी आपने अगले साल का इंश्योरेंस 40% अमाउंट जो निकल कर आ रही है वो आपने प्री पे कर दिया है, और जो चीज़ आपने प्री पे कर दी है वो खर्चा नहीं हो सकता, वो तो आपका एसेट होगा क्योंकि उससे आप अगले साल बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस जो एक खर्चे वाला अकाउंट है उसमें जो मैंने 6000 डाल दिए वो गलत है, क्योंकि 6000 मेरा इस साल का खर्चा नहीं है, मेरा खर्चा सिर्फ 60% है और 40% जो है वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, पर आज की डेट में वो मेरा एसेट है, नेक्स्ट ईयर वो मेरा खर्चा हो जाएगा। आज की डेट में बैलेंस शीट डेट पर वो मेरा एसेट है, तो इसीलिए 6000 का 40% यानी कि 2400 इंश्योरेंस अकाउंट जो है खर्चे वाला अकाउंट है उसमें डेबिट आ रहा था 6000 का, मैंने पूरा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया था, मुझे उसको कम करना है। खर्चा अकाउंट बढ़ा था तो डेबिट हुआ था, कम होगा तो क्रेडिट होगा, इसके लिए मैंने एडजस्टमेंट में लिख दिया कि ये अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। और प्रीपेड इंश्योरेंस का एक नया अकाउंट खोलूंगा जो कि मेरा एक एसेट नेचर का अकाउंट है, और प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट में मैंने कोई एंट्री पास नहीं करी, कोई बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर अब मैं उसमें बैलेंस डालूंगा। वहाँ से माइनस करा, वहाँ से हटाया, और यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट है और 2400 से मैंने एसेट को बढ़ा दिया और डेबिट में शो कर दिया। जो चीज़ ज़्यादा से डेबिट हो गई थी उसको क्रेडिट करना था क्रेडिट करा, और जो एक्चुअली में डेबिट होना चाहिए था उसको मैंने अब डेबिट करा है, तो मैं अपने ट्रायल बैलेंस को करेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली आप पाएंगे मैंने मशीन खरीद तो ली, पर जब मैंने मशीन खरीदी 11,200 रुपये की, जो यहाँ पर आ रही है मशीन 11,200 की, इससे मुझे आने वाले 5 साल या 10 साल में फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स कि जो भी मशीनरी है उसमें मैंने कितना परसेंटेज इस साल यूज़ कर लिया, क्योंकि मशीन को मैंने इस साल चलाया होगा, मैं नेक्स्ट ईयर चलाऊंगा, उससे नेक्स्ट ईयर चलाऊंगा, तो इस साल मैंने कितना मशीन को यूज़ कर लिया वो है मेरा डेप्रिसिएशन। तो इस केस में जो है डेप्रिसिएशन के केस में जो है जो खर्चा मैंने रिकॉर्ड नहीं करा कि जितनी मेरी मशीन यूज़ हो गई वो रह गया, तो उसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और एंट्री पास कर रहा हूँ कि भाई जो डेप्रिसिएशन है वो 11,200 का 10% होता है 1100 120, तो 1100 120 से वो आना चाहिए डेप्रिसिएशन, और इतने ही अमाउंट से मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन को, तो इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, या तो जो मशीन आ रही है 11,200 से, मैं कहूँ कि 11,200 की मशीन है, 1100 120 रुपीज़ मैंने खर्च कर लिया, इसको यूज़ कर लिया इस साल, तो या तो मैं मान सकता हूँ कि 11,200 में 100 120 मैंने मशीन यूज़ कर लिए, तो मशीन में जो है डेबिट में बैलेंस आ रहा था, बढ़ रही थी, एसेट था, अब उस एसेट को कम कर दूं जितना वो यूज़ हो गया है, तो मैं उसको यहाँ लिख सकता हूँ 1,120। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं लगेगा कि मशीन की एक्चुअल मैंने कितने में परचेज करी थी, क्योंकि अब मैंने वो एंट्री पास कर दी, मशीन का बैलेंस कम हो गया, वो हमेशा कम वाले बैलेंस पर अपीयर करेगा, जितना जितना मैं मशीन को यूज़ करते जाऊँगा उसका बैलेंस कम होते रहेगा। इसीलिए मैंने मशीन को यहाँ पर जो क्रेडिट कर रहा था, मैं मशीन एसेट कम होने पे क्रेडिट कर रहा था, उसे क्रेडिट ना कर कर मैंने एक अलाउंस अकाउंट में पैसा अलग से रख लिया, उसका नाम दे दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकाउंट के नाम आप कितने भी दे सकते हैं, मैं मशीन को कम नहीं करना चाहता था, मैंने इसलिए उसको अलग अकाउंट में रख लिया। हालांकि जब मैं मशीन को एक्चुअली में दिखाऊंगा
तो मैं दिखाऊंगा कि 11,200 की मशीन है माइनस इतना डेप्रिसिएशन उस पर अभी तक लग चुका है, तो नेट वैल्यू ही मैं शो करूंगा, क्योंकि एक्चुअली में मशीन की वैल्यू 11,200 नहीं है, कम है, जितना यूज़ हो गया उससे कम हो गया, पर मैंने उस अकाउंट को छेड़ा नहीं, किसी दूसरे अकाउंट में पैसा रखा है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डूइंग अकाउंटिंग एंट्रीज एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज वन पार्ट एंड प्रेजेंटिंग दोज बैलेंसेस, फाइनल बैलेंसेस इज अनदर पार्ट। तो यहां पर आप देखेंगे सैलरी 3,000 की ड्यू थी, पे नहीं करी, सैलरी पे होनी चाहिए थी, पे नहीं करी, तो कहीं ना कहीं सैलरी का खर्चा मैंने 3,000 से कम रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि 3,000 की सैलरी जानी थी, तो सैलरी अकाउंट में 12,000 का ऑलरेडी डेबिट था, बैलेंस आ रहा है। सैलरी एक खर्चा है, 3,000 से और बढ़ाएंगे उसको तो और मैं डेबिट उसे कर दूंगा, और क्योंकि ये सैलरी मैंने पे नहीं करी है, करनी है, तो इसका मतलब ये मेरा पेबल है, तो सैलरी पेबल का एक और अकाउंट बना दूंगा और उसको मैं लाइबिलिटी मानूंगा, क्योंकि पे करना है और लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, तो मैंने इस अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया सीधा ट्रायल बैलेंस में। मतलब एडजस्टिंग एंट्री के लिए मैं दोबारा से जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहा, लेजर नहीं बना रहा, जो मैंने पास कर दिया उसका ट्रायल बैलेंस बनाया आ गया है, जो एंट्री मिस हो गई है उसे सीधा ही ट्रायल बैलेंस में जो है करेक्ट कर रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें डेबिट और होनी चाहिए उसे वहीं पे डेबिट कर देंगे और फाइनल बैलेंस देख लेंगे, और जो चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए उसे क्रेडिट कर देंगे और फाइनल बैलेंस देख लेंगे। याद रखा है क्लोजिंग स्टॉक जो है जो बच गया वो 40,000 है। मैंने परचेजेस तो रिकॉर्ड कर ली, परचेज करी, मान के चल रहा था इस साल बेच देंगे सब कुछ, तो सेल्स होगी, परचेज होगी, प्रॉफिट पता लग जाएगा। पर अब पता लग रहा है 40,000 रुपीज़ की जो परचेजेस थी वो मैंने कभी बेची ही नहीं, वो मैंने बेचा ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे परचेज अकाउंट को अगर मैं ये समझ रहा हूँ, परचेज अकाउंट मीन्स कि जो भी मैंने खरीदा वो इस साल मैं बेच दूंगा, तो एक्चुअली मैंने 40,000 नहीं बेचा है, तो 40,000 से मुझे परचेज अकाउंट को कम करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट मेरा एक्सपेंस में आता है कि जो खरीदा वो बेचूंगा, तो मैंने खरीदा 54,500, मान के चल रहा था सब बेचूंगा, बट 40,000 नहीं बिका, तो 40,000 से मैं इसको कम कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। और सिमिलरली जो मेरा 40,000 है वो मेरा क्या है, स्टॉक या इन्वेंट्री, जिसको मैं बाद में बेच सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, दैट इज माई एसेट। तो वो बढ़ेगा और वो बढ़ने पर होगा डेबिट, तो इसे मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया, परचेजेस को ठीक कर दिया और इन्वेंट्री में डाल दिया कि भैया 40,000 तो मेरा एसेट है। एक्चुअली में परचेज करा था 54,000 का, फिर परचेज किया था 54,500 का, उसमें 40,000 तो एसेट है क्योंकि बिका नहीं है, बाद में बिकेगा एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, एज ऑन द ईयर एंड, एज ऑन द पीरियड एंड, एज ऑन द पीरियड एंड। तो इसको भी मैंने एंट्री को करेक्ट करा और इन्वेंट्री जो है उसे इन्वेंट्री में डाला और परचेजेस से निकाल दिया। अब जो परचेजेस अकाउंट में बैलेंस आ रहा होगा इसको ठीक करने के बाद, उसका मतलब ये कि भैया जो मैंने सामान बेचा उसको बेचने की ये कॉस्ट थी भैया, इतने रुपए का पड़ा मुझे, क्योंकि जो नहीं बिका उसे मैं हटा चुका हूँ। नाउ कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर 3,000 इन रिजर्व्स, तो कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, वो तो तब करेगी जब हमें प्रॉफिट पता लगेगा, उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए जो रिजर्व में ट्रांसफर होगा उसको मैं एडजस्टिंग एंट्री नहीं बोल सकता, वो तो हम एंड में शो करेंगे जब बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि जब तक इनकम ही नहीं पता तब तक रिजर्व में ट्रांसफर क्या करोगे, राइट। तो जैसे ही मैंने ये एडजस्टिंग एंट्री पास करी मेरे पास फाइनल बैलेंसेस आ गए, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो जो इसका पहले बैलेंस था कैश अकाउंट का वही अभी भी बैलेंस आ रहा है, कैपिटल अकाउंट का जो पहले बैलेंस था वही अभी भी आ रहा है, परचेज अकाउंट का जो बैलेंस था वो 40,000 से अब कम हो जाएगा, तो इसका अब जो बैलेंस आ रहा है वो 14,500 आ रहा है। तो एडजस्टिंग एंट्री जो पास हुई उससे ये अकाउंट सारे करेक्ट हो गए, जो पहले पास होनी थी नहीं हुई। अगर पहले ही हो जाती तो जो ट्रायल बैलेंस यहाँ डेबिट क्रेडिट कर रहा है वो बिल्कुल करेक्टेड ट्रायल बैलेंस आता, क्योंकि सारी एडजस्टिंग एंट्रीज पहले ही पास हो गई है। नहीं करी है इसके लिए मुझे पास करनी पड़ रही है, और मैं उसको यहाँ पर एडजस्टमेंट के तौर पे करेक्ट कर रहा हूँ उन अकाउंट्स को, जहाँ पर वो एंट्रीज पहले पास होनी चाहिए थी और नहीं हुई उससे मैं करेक्ट करूँगा और फाइनल बैलेंसेज यहाँ पर मैं लिख लूँगा। जैसे आप देखेंगे कि इंश्योरेंस अकाउंट में मैंने 6,000 का खर्चा माना था, बट 2,400 खर्चा नहीं है, वो तो अगले साल का खर्चा है, तो 2,400 से मैंने उसे कम कर दिया और अब मेरे पास इंश्योरेंस अकाउंट में 3,600 आ रहा है, जो एक्चुअली में खर्चा है। तो ऐसे जो है मैंने सारी ट्रांजेक्शन को पास करके जो है यहीं पर जो है फाइनल ट्रायल बैलेंस बना लिया। अगर सब कुछ पहले ही पास होता तो वही मेरा फाइनल था, नहीं था तो मैंने करेक्ट करा और अब मैंने जो है फाइनल ट्रायल बैलेंस बना लिया है। ये जो फाइनल ट्रायल बैलेंस है इससे हम फाइनल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। फाइनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी इनकम स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट और आपका चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी या चेंजेस इन कॉमन स्टॉक या चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स फंड। तो 3 स्टेटमेंट आपकी बनती है, इसे हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स।
आपको पता है कि हमने जो पहली एंट्री पास करी उसके बाद से हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं, यानी जब हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली उसके बाद सारी चीज़ें क्या है वहाँ से उठाकर आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें एसेट लाइबिलिटी को छोड़कर जो भी आ रहा होगा उसे हम शो करते हैं, जिसमें हम पहले सेल्स का रेवेन्यू दिखाते हैं और उसको बेचने के लिए जो खर्चा लगा उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिखाते हैं, जिससे कि आपको जो है पता लगता है कि बेचकर कितना पैसा आया, एंड वी कॉल इट एज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो भी आपके खर्चे हैं उसे भी आप दो भागों में बांट लेते हैं। जो ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे आ रहे हैं उसके लिए आप अलग हेडिंग बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे हैं वो आपने माइनस कर दिए, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे माइनस कर दिए तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब आप पूछेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। देखिए प्रॉफिट के दो टुकड़े कर दिए, एक सेल्स में से आप सिर्फ उतना ही माइनस कर रहे हैं जो उसको बेचने के लिए मोटा खर्चा लगा, और इसको बोल दिया ये ग्रॉस प्रॉफिट है कि भैया बेचोगे तो सामान बनाने की कॉस्ट आएगी और फिर आप बेचोगे, तो वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, मोटा प्रॉफिट, जिसमें से और खर्चे माइनस करने हैं। और उस खर्चे में भी आपने दो पार्ट्स कर लिए, ऑपरेटिंग नेचर के अलग, यानी जो बिजनेस को चलाने के लिए लगते हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसको चलाने के लिए खर्चे लग रहे हैं, वो माइनस करके आप बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। फिर उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, यानी कि मान लेते हैं आपने किसी से पैसा उधार लिया। अब पैसा उधार लिया तो उस पैसे से आप बिजनेस करेंगे, खर्चे पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो सब ऑपरेटिंग है। बट जो पैसा उधार लिया उसका जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, वो फाइनेंसिंग नेचर का है। आपने फाइनेंस उठाया है तो उसका खर्चा भी खर्चा तो खर्चा है, प्रॉफिट तो कम होगा, अगर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की पेमेंट जा रही है तो खर्चा तो लग रहा है ना, पर वो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है। इसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस कर लेते हैं और नॉन ऑपरेटिंग जो खर्चे होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम होती है उसको यहां हम प्लस माइनस कर लेते हैं। मतलब आपको समझाएंगे। ट्रायल बैलेंस को ओपन करते हैं और लाइन बाय लाइन चलते हैं। ये सारी चीजें हो चुकी, एडजस्टमेंट पास हो चुकी, हमें जो है सिर्फ फाइनल ट्रायल बैलेंस देखना है एंट्रियां पास होने के बाद। तो यहाँ पर जो है मैं पहले इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, और इनकम स्टेटमेंट के लिए मैं सबसे पहले जो है सेल्स को फाइंड आउट करूंगा, व्हाट इज माय सेल्स। तो सेल्स जो आ रही है उसे मैं सेल्स में शो कर दूंगा, सेल्स रेवेन्यू में शो कर दूंगा। सबसे पहले सेल्स ही आती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू या जैसा भी आप उसका नामकरण करें, सेल्स या रेवेन्यू में से वो ऊपर आता है। उसके बाद आप माइनस करते हैं कि भैया जो मैंने सामान खरीदा था इसको बेचने के लिए उसकी क्या कॉस्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे सामान जो आपने खरीदा था वो वैसे तो ज्यादा का खरीदा था, पर जो उसमें से स्टॉक बच गया उसे आपने हटा दिया, तो अब आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो उतना ही है जिसको आपने एक्चुअली में सेल करा है। दैट्स वाई यू शो इट एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि भैया इतने रुपए की जो कॉस्ट थी गुड्स की वो मेरा आया 14,500, बेचा कितने में 62,300 में, तो जो मेरा मोटा प्रॉफिट निकल कर आ गया वो आ गया 47,800 ग्रॉस। अब इसमें से बहुत सारे खर्चे और माइनस करने, भाई सामान बेचा तो सामान को बनाने का खर्चा तो माइनस कर दिया, पर उसके बाद उससे जुड़े हुए और खर्चे भी होंगे, वो भी माइनस करने होंगे। तो वो जब मैं माइनस कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्या क्या खर्चे मेरे पास आ रहे हैं। जैसे मुझे दिखा इंश्योरेंस, तो भैया मैंने इंश्योरेंस को जो है उठाकर ट्रायल बैलेंस से यहाँ डाल दिया। रेंट दिखा मुझे, रेंट भी एक खर्चा होता है, ऑपरेटिंग नेचर का है, उसको रेंट में डाल दिया। चैरिटी खर्चा किया मैंने, चैरिटी में डाल दिया। मशीन नहीं, मशीन खर्चा नहीं है। नीचे जाऊंगा, कमीशन का खर्चा करा मैंने, कमीशन डाल दिया। टेलीफोन का खर्चा करा मैंने, टेलीफोन डाल दिया। सैलरी का खर्चा करा मैंने, सैलरी डाल दिया। डेप्रिसिएशन का मैंने खर्चा करा, मैंने डेप्रिसिएशन डाल दिया। और साथ में मैंने स्टेशनरी का खर्चा करा तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। दैट मीन्स मैंने ट्रायल बैलेंस में से आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या तो मेरा सेल्स था, क्या सेल्स को बेचने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था यानी कि परचेजेस, बट मैंने माइनस कर लिया जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इतना तो मेरा बच गया, तो नेट मेरे पास आ गया कि ये मैंने एक्चुअली में बेचा होगा। तो उसको माइनस कर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया भैया इसमें एक्सपेंस नेचर का क्या क्या आ रहा है, जितने भी मेरे खर्चे आ रहे हैं वो खर्चे ऑपरेटिंग वाले जो है वो माइनस कर लेता हूँ और इसको दिखा देता हूँ इसके टोटल को, इन सब के टोटल को। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना है, तो ए जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसमें से मैंने बी को माइनस कर दिया और शो कर दिया कि ए माइनस बी मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, यानी दिस माइनस ऑल दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज माई ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा मैं देख रहा हूँ मेरा और क्या इनकम या एक्सपेंस है जो कि नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस और आ रहा है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा ऑपरेटिंग नेचर का नहीं होता, मैं ऑपरेट नहीं करता, वो तो फाइनेंस रिलेटेड है।
सिमिलरली मैंने अगर कहीं पर पैसा डाला और उससे मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, बैंक में पैसा डाला, तो दैट इज नॉट ऑपरेटिंग, क्योंकि मैं तो सामान बनाने का काम करता हूँ, दैट इज माई ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग नेचर। उसके अलावा मेरे पास कहीं से भी इनकम आती है तो इनकम वो भी है, बट वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की होगी। तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग के अलावा है ना चीज़ें, उसे मैंने नीचे शो कर दिया। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरा सेल्स था, सेल्स में से कॉस्ट माइनस हुई थी, ग्रॉस प्रॉफिट आया था, उसमें से और खर्चे माइनस हुए थे, फिर ऑपरेटिंग इनकम आया था। तो यानी कि जितने भी खर्चे हैं वो माइनस हो रहे हैं और जो इनकम थी वो प्लस हो रही है। तो जो 1,000 रुपये का खर्चा है वो मैं और माइनस करूंगा यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और यदि मेरी कोई एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो उस इनकम को भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो उसको भी मैंने यहाँ डाल दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो 1,200 का इंटरेस्ट रिसीव्ड है, यानी कि अच्छा है, इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम है, तो उसे मैंने प्लस कर दिया। और जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसे मैंने इनकम से माइनस कर दिया। और नेट मैंने लिख दिया कितना आ रहा है, नेट अदर रेवेन्यू, यानी जो मेन ऑपरेटिंग नेचर का था वो नहीं, अदर, नेट कितना आ रहा है। तो जो भी नेट आ रहा है कि भैया 17,380 मेरा ऑपरेटिंग इनकम है, इसमें से नेट मेरी 200 रुपये और इनकम आई है, बट वो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है। तो ये मेरी टोटल नेट इनकम या नेट प्रॉफिट मेरा यहां पर आ गया, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। अब जो ट्रायल बैलेंस में चीजें हाईलाइट कर दी, दैट मीन्स दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट। अब मुझे बाकी चीजों को शो करना है, तो उसके लिए मैं बनाता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एसेट्स शो करते हैं और लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी शो करते हैं। तो जो ऊपर का कॉलम बनाया है ये एसेट है टोटल, और नीचे जो है लाइबिलिटीज है। जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आप ऐसा ही बना सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जगह छोड़ सकते हैं कि आपने एसेट्स लिखा, आगे अमाउंट लिख दी और आपने बहुत सारे लाइन आइटम्स छोड़ दिए, और फिर आपने जो है लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखी और फिर आपने बहुत ज़्यादा लाइनें छोड़ दी, क्योंकि आपको यहाँ पर चीज़ें डालनी है। एसेट्स में जो है करंट नेचर के जो एसेट्स हैं, करंट नेचर के एसेट्स को हम एक साथ दिखाएंगे, उनका टोटल, और जो उसके बाद बाकी एसेट्स हैं फिक्स्ड नेचर के हैं उनको अलग दिखाएंगे, और फिर दोनों का टोटल दिखाएंगे। ये प्रेजेंटेशन है, दिस इज नॉट रिकॉर्डिंग। यहाँ पर जो मैंने कहा दिस इज नॉट रिकॉर्डिंग, मैंने तो सिर्फ आपका ट्रायल बैलेंस से उठाकर यहाँ डाल दिया। दिस इज प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट। तो सिमिलरली जब एसेट है तो यहाँ पर यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग कि चलो मेरे एसेट्स में दिखाऊंगा, बट करंट नेचर के अलग दिखाऊंगा, नॉन करंट के अलग दिखाऊंगा, यानी जो फिक्स्ड नेचर के, और टोटल अलग दिखाऊंगा। सिमिलरली लाइबिलिटी जो करंट नेचर की उसे अलग, नॉन करंट है तो उसे अलग, और जो शेयर होल्डर की इक्विटी कैपिटल है, शेयर होल्डर्स कैपिटल है, वो अलग। सब चीज़ें अलग अलग दिखा रहा हूँ और उसका टोटल दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे कैश जो है वो मेरा करंट नेचर का होता है। करंट का मतलब जो जल्दी कन्वर्ट हो सकता है कैश में, सीधी सी बात है, वो करंट है। नॉन करंट यानी फिक्स्ड का मतलब जो फिक्स हो गया, पैसा फिक्स हो गया। एसेट है, बेनिफिट उठा सकते हो, बट उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिक्स हो गया। मशीन खरीद ली, आसानी से नहीं बिकेगी, बहुत ही कम दाम मिलेंगे, राइट, पुरानी हो गई ना। बट कैश है, कैश का तो उतना ही पैसा मिलेगा भाई, 94,100 है, उतना ही मिलेगा। बैंक है आपका, बैंक का उतना ही पैसा मिलेगा, कभी भी निकाल लो बैंक से पैसा, पूरा मिलेगा। अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स हैं, तो यहाँ जो प्रिया है वो डेटर है, उससे पैसा लेना है, तो प्रिया को मैंने यहाँ दिखा दिया डेटर्स में। ट्रेड रिसीवेबल्स में इसको मैं लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है जी। और देखो भैया एसेट में क्या आ रहा है, एक बात बताऊं, जो डेबिट साइड पर आ रहा है वो सारा एसेट ही होगा, ये एक्सपेंस होगा, दो में से एक चीज होगी। और क्रेडिट साइड पर जो आ रहा होगा बैलेंस, वो या तो लाइबिलिटी होगा या आपका इनकम होगा, दो में से एक चीज होगा। तो देखेंगे अगर मैं डेबिट साइड पर ही जा रहा हूँ तो सारे एसेट ही आई जा रहे हैं यहाँ पे, देखो, क्योंकि खर्चे तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है, जो कि पहले रिकॉर्डेड नहीं था, पर मैंने इंश्योरेंस में से थोड़ा सा पैसा निकालकर इसमें एसेट में जो है क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये अगले साल का है, तो अगले साल मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी करंट नेचर का ही है, अगले साल फटाफट से बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। हाँ, कैश में तो कन्वर्ट नहीं होगा ये, बट इसका बेनिफिट जो है नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। तो जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल सकता है, या जो कैश के बहुत नज़दीक है, मतलब कैश में कन्वर्ट फटाफट से हो सकते हैं, वो सब चीज़ें करंट नेचर की होती है। सिमिलरली इन्वेंट्री, 40,000 की आपका इन्वेंट्री है, स्टॉक है, बेचकर पैसा बाद में कमा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में बिक ही जाएगा, फिर तो आप नया माल बनाएंगे, राइट। ये आपका टोटल आ गया, तो टोटल को मैंने इकट्ठे दिखा दिया। इसके अलावा जो है मैंने कुछ नॉन करंट नेचर का भी जो है फिक्स नेचर का भी रखा हुआ है, मशीनरी। तो क्योंकि मशीनरी 11,200 तो टोटल कॉस्ट थी, पर एक्चुअली में इसमें से जो है कुछ मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, पर मशीन को माइनस नहीं किया था, उसे मैंने एक अलग अकाउंट में डाल दिया था एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये जो डेबिट बैलेंस है मशीनरी का, इसमें से क्रेडिट बैलेंस
को नेगेटिव करके माइनस कर कर मैं नेट दिखाऊंगा कि भैया 11,200 की मशीन थी, बट इस पे इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है आज तक। डेप्रिसिएशन लगा खर्चा, और जितना लग गया उसे एक अलग अकाउंट में डाल के रखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगले साल और लगेगा तो अगले साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा और इसमें और बढ़ा दूंगा कि इतना अभी तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है, ताकि मैं यहाँ पर शो कर सकूँ अच्छा मशीन का टोटल कॉस्ट तो इतना ही था पर इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो नेट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो नेट आ गया, करंट और टोटल कर दिया, तो टोटल एसेट्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। सिमिलरली लायबिलिटीज जो है उसमें भी पहले करंट, फिर नॉन करंट, और फिर शेयर होल्डर्स का आ जाएगा इक्विटी। तो लायबिलिटीज में अगर आप देखोगे क्या क्या लायबिलिटीज आपके पास है, तो सबसे पहले आप करंट लायबिलिटीज आप देख सकते हैं। करंट लायबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं। ट्रेड पेबल्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऋतु जो है, ऋतु को भी पैसा देना है, और यहाँ देखोगे मनीषा को भी पैसा देना है, तो मनीषा को भी मैं पैसा दूंगा, वो भी क्या है, ट्रेड पेबल, और ऋतु को भी मैं पैसा दूंगा, वो भी क्या है, ट्रेड पेबल। तो दोनों ही मेरा क्या है, ट्रेड पेबल। पर यहाँ तो जो है मैं प्रेजेंट जो करता हूँ उसमें तो टोटल दिखाता हूँ ट्रेड पेबल। डेटर में भी टोटल, ट्रेड सेल में भी टोटल दिखा रहा था, बट वहाँ एक ही था, एक ही बंदा था। यहाँ पे 2 हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट जब मुझे शो करना है ट्रेड पेबल, तो जो भी ट्रेड पेबल्स है मेरे उनका मैं टोटल करूंगा 36,000, 20,000, और कोई है तो भी, और कोई है उसे भी टोटल दिखा दूंगा। फॉर्मूला लगाया हुआ है वहीं से जो है उठकर आ रहा है, फॉर्मूला लगाया हुआ है यहीं से जो है कॉपी कर कर यहाँ पर डाला हुआ है कि दोनों का टोटल कर दिया। भाई टोटल कितना मेरे पास ट्रेड पेबल है। प्रेजेंटेशन का तरीका, अभी यहाँ मेरा मशीनरी जो है 1 है, बट मशीनरी अगर मैंने 5 टाइप की मशीनरी खरीदी होती तो मैं 5 का टोटल यहाँ दिखा देता, भाई टोटल इतना मशीनरी में है और यहाँ पर जो है उन सब पे इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो यहाँ जो है टोटल दिखाएंगे। जैसे फाइनल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं आप चीज़ों को और क्रिस्टल क्लियर वे में दिखा रहे हैं, टोटलिटी में दिखा रहे हैं, क्लब करके दिखा रहे हैं। सिमिलरली जो है आपकी कुछ सैलरी का पेबल है, सैलरी पे करना बाकी है, तो भैया पे करना बाकी है तो क्या होगा, आपका लायबिलिटी होगा। अगले साल पे कर दोगे तो करंट नेचर का है। सैलरी तो हर महीने पे होती है ना, जो रह गई वो अगले महीने पे हो जाएगी। जैसे ही आपको नेक्स्ट ईयर शुरू होगा या नेक्स्ट मंथ शुरू होगा पे हो जाएगा। तो आपका टोटल करंट लायबिलिटीज यहाँ पर आ गई है। अब जो है आप दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ है नहीं, यानी जो लॉन्ग टर्म में पे होगी, जैसे बैंक का लोन जो 10 साल में पे होने वाला है, वैसा कुछ है नहीं। तो बाकी चीज़ हम दिखा देंगे जो भैया ओनर का है, यानी कॉमन स्टॉक या शेयर होल्डर्स कैपिटल, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्लैश डालकर दोनों भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉमन स्टॉक स्लैश शेयर होल्डर्स कैपिटल। ये कितनी है सर, इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि भैया ओपनिंग तो मेरा कुछ भी नहीं था, मैंने जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो वो है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए की मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। इसके बाद जो है मैंने नेट इनकम कमाई बिजनेस से, तो जो भी इनकम कमाई जाती है वो भी ओनर के नाम जाती है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया भैया 17,580, 17,580 रुपीज़ जो इस साल की इनकम है ये भी ओनर के नाम जाएगी। ओनर ने जो 1.5 लाख दिए थे वो भी लौटाना है, और जो प्रॉफिट कमाए वो भी मैं लौटाऊंगा। कुछ पैसा जो मैंने कमाया उसमें से 3,000 रुपये मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बट उसकी एंट्री नहीं करी थी, तो 3,000 का मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो इसके लिए जो मेरी इनकम आई 17,580, ये ओनर को मुझे देना था, बट मैं इसको एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं जिसका नाम है रिजर्व अकाउंट, तो इसलिए मैं इसको कम कर दूंगा और रिजर्व को बढ़ा दूंगा 3,000 से। ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि रिजर्व को हम किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बाद में यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है इसे जो है प्रॉफिट में नहीं रख रहे, एक अलग रिजर्व अकाउंट में डाल के रख रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि 3,000 रुपये को हमें कहीं पर और यूज करना है, इसको ओनर निकाल कर ना ले जाए। अभी बिजनेस बंद होगा तो सब ओनर का ही है, ये जो रिजर्व का पैसा है ये भी ओनर का ही है सर, बट हम उसको जो है अलग से दिखा रहे हैं कि चलो हम इसको जो है किसी काम के लिए यूज करेंगे 3,000 रुपये। तो दैट्स वाई प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैंने रिजर्व में एलोकेट कर दिया, और जो प्रॉफिट आए थे उन्हें कम कर दिया। और ड्राइंग्स जो मैंने करी थी वो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर आ रहा होगा 5,000 का। इतना तो भैया कैपिटल ओनर पहले ही निकाल चुका है, तो उसका बैलेंस भी मैं यहाँ से माइनस करूंगा कि इतना तो पहले ही निकाल चुका है। जो बड़ी कंपनी होती है वहाँ ड्राइंग की जगह डिविडेंड होता है, उसका मतलब इतना पैसा तो ओनर पहले ही निकाल चुका है डिविडेंड की फॉर्म में, यहाँ पर जो है ड्राइंग की फॉर्म में निकाल चुका है। तो नेट बैलेंस कितना आ रहा है, नेट बैलेंस आप देखोगे 1.5 लाख लाए, 17,580 की इनकम आई, 3,000 रुपये उसने जो है किसी रिजर्व अकाउंट में डाल दिए, तो यहाँ से माइनस कर दूंगा, बट रिजर्व्स में उसको उतना ही शो कर दूंगा। या तो मैं 3,000 माइनस ही नहीं करता तो ये 3,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा होता, पर मैंने इसमें से माइनस कर दिया और दूसरी जगह पर मैंने शो कर दिया, बात एक ही पड़ी, टोटल उतना ही रहेगा। और 5,000 जो है मैंने ड्राइंग्स निकाल ली ओनर ने,
तो वो ऑलरेडी पैसा निकाल कर ले गया, तो नेट जो है बिजनेस ओनर को इतना देगा और जो रिजर्व है वो भी देगा। तो देखोगे ना आपकी मैंने टोटल कर लिया, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिजर्व्स का पैसा भी जो है लौटाना है और जो कॉमन स्टॉक में पैसा आ रहा है वो भी मुझे लौटाना है। और ऐसे कर जो है आपका करंट लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी आ गया। अगर आप देखेंगे तो जो एसेट साइड का टोटल था वो क्रेडिट साइड से मैच हो गया, बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा। ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम्स थे उन्हें अप्रोप्रिएट जगह मैंने शो कर दिया, तो कहीं पर भी कुछ भी बचा नहीं कि जो रह गया हो। जो इनकम एक्सपेंस नेचर का था उन्हें इनकम एक्सपेंस की स्टेटमेंट में डाल दिया और प्रॉफिट निकाल दिया, और जो लाइबिलिटी एसेट के नेचर का था उन्हें अप्रोप्रिएट फॉर्मेट बनाकर करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी अप्रोप्रिएट जगह पर उनको शो कर दिया टोटल क्लब करके। और ऐसे कर जो मेरी इनकम स्टेटमेंट बन गई, बैलेंस शीट बन गई और शेयर होल्डर्स स्टेटमेंट भी बन गई और स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर्स इक्विटी बन गई। तो ये जो है आपका होता है पूरा अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन तक। अगर आप इससे ज़्यादा भी सीखना चाहते हैं तो मैंने एक मेक बैलेंस शीट कोर्स इन एक्सेल लाइव कंपनी डेटा पर, कंपनी का लाइव ट्रायल बैलेंस, जैसे हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया तो इसमें आप 29 एंट्रीज देख रहे हैं, उसमें आप 129 एंट्रीज देखेंगे। उस पर मैंने आपको कैसे फाइनल कंपनी की जो है नोट्स टू अकाउंट्स के साथ बैलेंस शीट और पीएनएल प्रिपेयर होता है इंडिया का, वो भी मैंने बताया हुआ है और सीए योगेश वर्मा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। जो एक्सेल का कोर्स आ रहा है उस एक्सेल के कोर्स के साथ मैंने बेसिक टू एडवांस एक्सेल सिखाया है, प्लस एक्सेल में बैलेंस शीट कैसे बनाए वो भी सिखाया है। आप वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर ये जो आपके जो है 2-3 घंटे जो आप यहाँ दे रहे हैं, इससे आपकी अकाउंटेंसी की पूरी नॉलेज जो है आपको मिलेगी। जीरो से स्टार्ट करता था, डेबिट क्रेडिट भी नहीं पता था और आज बैलेंस शीट तक यहाँ पर बना दी गई है। हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा भारी लगे, बट अगर ये जो 1-1.5 घंटा आपने दिया है, ये 1.5 घंटे में आपको चीज़ें तो सारी कवर कर दी। इसका मतलब अगर आप एक बार दोबारा से देख लेते हैं 1.5 घंटे में, तो यही अकाउंटेंसी और कुछ नहीं है।